वो पेपर नहीं लाए उस दिन वाला? लाए हो ना? अरे क्यों नहीं? वैसे उस दिन ज़्यादा हुआ भी कुछ नहीं था। एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया था और कुछ लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे और एटमॉस्फेयर की डिटेल्स देख रहे थे कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या लेयर्स होती हैं और कैसे वो वर्क करता है और कैसे उसकी स्टडी हो सकती है। तो कहाँ तक गए थे हम एटमॉस्फेयर में? ट्रोपोस्फियर की बात की होगी बस। और व्हाट इज ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल इन हिंदी? कोई हिंदी से भी है या सारे ही हिंदी इंग्लिश क्या हो? हिंदी? आप? अंग्रेजी? अच्छा इंग्लिश, चलो ठीक है। वायुमंडल की स्टडी क्यों की जाए वो उस दिन मैंने बताई थी कि एटमॉस्फेयर की स्टडी करने से ही हमें पता चलेगा आगे चलकर विंड सिस्टम का, यानी अच्छा एंड हो गया, पवन तंत्र, हवा क्यों चलती हैं, उसी से हमें पता चलेगा साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, चक्रवात, उसी से हमें पता चलेगा रेन वगैरह क्यों हुई, कैसे हुई, वर्षा, राइट। और वर्षा में ही आ जाएगा थोड़ा सा आगे चल के फोग कैसे बनता है, कोहरा। और साथ ही साथ हमें पता चले कई बार होता है कि हेल फॉल हो रहा है, ओलावृष्टि, तो ओलावृष्टि क्यों हुई। और स्नोफॉल इन द विंटर सीजन इन ऑन द हिल्स, होता है कि नहीं होता, हिमपात। तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पर होती हैं भाई? इन द एयर। सब कुछ वायु में ही है, इसलिए एयर के बारे में हमें स्टडी करना जरूरी है, वायु का अध्ययन करना जरूरी है, एटमॉस्फेयर का। तो ये सब कुछ देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। बट सबसे पहले एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का जो लेयर है पहला वो हमने देखा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि विद द अल्टीट्यूड इन दिस लेयर टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। नोट करवाया था ना? जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता चला जाएगा। एंड वन प्रूफ डायरेक्टली अबाउट दिस इज द कूल हिल स्टेशंस। पहाड़ों पर ठंडक है, बर्फ है, बल्कि हिमालय पूरी तरीके से स्नो कवर्ड है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। और क्यों टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ तापमान क्यों घटता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था उस दिन। क्योंकि होता क्या है, फर्स्टली द टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर और एयर is received by the earth surface up to 34% and directly from the sun is only 14%. Listen, अभी कुछ मत लिखो। दो तरीके से एयर को टेम्परेचर मिल सकता है। एक तो डायरेक्टली सन से मिल जाए, सूर्य से, भाई आता तो सारा उधर से ही है, इधर तो जनरेट तो होता नहीं है। हम थोड़ा बहुत कर दें तो एक अलग बात है कि एयर कंडीशनर चला रखा है, हीट जनरेट कर रहा है, बट आफ्टर ऑल ये हीट यहीं की है और वो यहीं है, कहीं नहीं जा रही है। एक्स्ट्रा हीट सोर्स अगर कोई है इस अर्थ के ऊपर तो दैट इज ओनली सन। वो लगातार हीट जनरेट करता है और थ्रो कर रहा है इधर, तो वो मिलता है। तो क्या हमारा एयर डायरेक्टली सन से हीट रिसीव करता है? 14% तक। इफ वी से कि 100% टेम्परेचर सन से हमारी तरफ आया, जो भी आया 100 यूनिट आया ये कह सकते हैं, उसका ओनली 14% द एटमॉस्फेयर रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य का विकिरण हुआ उससे 14% ही रिसीव कर पाता है। और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है क्लाउड से, एयर से, अर्थ सरफेस पर आकर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस। दैट डज नॉट इफेक्ट ऑन एनीथिंग। वो किसी चीज को गर्म नहीं करता डायरेक्टली, उसको बोलते हैं एल्बिडो। आगे चल के देखेंगे उसको एल्बिडो कहते हैं। व्हाट इज एल्बिडो? टेम्परेचर कमिंग फ्रॉम द सन विदाउट हीटिंग एनी सरफेस और ऑब्जेक्ट रिटर्निंग बैक टू द स्पेस। तो जो अमाउंट, ऐसा मात्रा तापमान की जो आई और सीधी अंतरिक्ष में वापस चलेगी किसी को भी गर्म किए बिना, उसको एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो अलग अलग सरफेसेस का अलग अलग होता है, कोई सरफेस ज्यादा करता है कोई कम। फिर क्या होता है, 51% 100% का सरफेस तक आता है और उस 51% में से भी 17% तो डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है गर्म होने के बाद में, जब कूल होती है अर्थ। 51% का 17%, बाकी रिमेनिंग 34% जो होता है ना, ये सारा रिसीव किसके द्वारा कर लिया जाता है? एयर। तो एयर को मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है सरफेस से आफ्टर हीटिंग द सरफेस बाय द सन रेज। तो वो जब रिलीज करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म होता है तो वो ठंडा भी होगा ही, वो हीट रिलीज करेगा, पहले रिसीव करेगा फिर रिलीज करेगा। तो जब रिलीज करता है तो किसी ना किसी को देगा। अब किसको देगा? अर्थ सरफेस के कॉन्टेक्ट में कौन है?
एयर है, तो वो रिसीव कर लेती है। आफ्टर ऑल नाइट्स के अंदर एयर भी रिलीज करती है स्पेस के अंदर, लगातार तापमान वापस ऊपर की तरफ निकलता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर सरफेस के पास ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड हाइट पर जाते हैं कम हो जाता है। और ऊपर जाकर एयर का ठंडा होने का एक और रीज़न है, बिकॉज एयर एक्सपेंड्स वाइल गोइंग अपवर्ड। ऊपर जाते जाते फैलती है एयर। फैलती क्यों है, इसका कारण है बिकॉज अर्थ यहाँ पर है और एटमॉस्फेयर तो इस तरीके से है, ऐसे। तो यहाँ पर इतनी दूर में जो एयर है, मान लीजिए ये अमाउंट ऑफ एयर है, इफ इट राइजेस अप देन it has more space to expand and the pressure over air molecules is less there because यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से भी प्रेशर है, साइड से भी प्रेशर है, एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एयर कंप्रेस्ड हो रखी है। जैसे जैसे ऊपर जाती है वो रिलैक्स फील करती है एंड कैन एक्सपेंड इजीली। और एयर और गैसेस के अंदर ये कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो कंप्रेस्ड हो सकती हैं, एक्सपेंड हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, फैल सकती हैं, दोनों ही कैपेसिटी अच्छी होती है गैसेस के अंदर। लिक्विड में बहुत ही कम। अगर आप लिक्विड को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, नहीं होगा बिल्कुल। हो सकता है क्या लिक्विड? पानी को आप दबा सकते हैं क्या? नहीं। आप बाल्टी भरी हुई है पानी की, उसमें मग्गा उल्टा रखिए, आप उसको दबाइए और आप कहिए पानी साइड से ऊपर भी मत आएगा वो। आप जितना उसको प्रेस करेंगे उतने साइड से ऊपर। और इसी को पास्कल ने यूज कर लिया, इस प्रिंसिपल को। पास्कल्स लॉ जो आया वो इसी से आया कि हाइड्रोलिक क्रेन्स बना ली जाएं, कि एक छोटे से पाइप के अंदर प्रेशर डाला जाए, इधर से बड़ा सा पाइप है उसका भी सारा पानी ऊपर उठने लग जाएगा। तो एक थोड़ा सा मोटर प्रेशर बनाती है और साइड में बहुत बड़ी मोटर बहुत सारे ऑयल को ऊपर प्रेस करती है, इधर से प्रेस किया, इधर प्रेस कर रही है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा लेती है। क्रेन देखते हैं आप, कितने बड़े बड़े लोहे के कंटेनर्स को उठा लेती हैं, ट्रेन की बोगी उठा के रख देती है साइड में। दैट इज बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल ने कितना बड़ा एक चीज़ बना दिया एक छोटे से प्रिंसिपल को लेके, ठीक है। तो यानी उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, आप एक जगह से दबाओगे तो दूसरी जगह अपनी स्पेस बना लेगा, बट एयर ऐसा होता है। तो एयर दो तरीके से ठंडी होती है ऊपर जाकर, टेम्परेचर इसलिए कम है। एक तो है एक्सपेंशन, फैलाव के कारण, और दूसरा होता है एयर को टेम्परेचर ही मैक्सिमम कहाँ से मिलता है? सरफेस से। ये मेन रीजन है। तो ट्रोपो, और वो रेट मैंने नोट करवा दी थी दोनों तीनों, कितना हाइट पे जाने पे कितना टेम्परेचर कम होगा, नोट किया था ना। 6 पॉइंट, अच्छा याद नहीं, चलो लिख लो, दोबारा लिख लो। चाहो तो इसको शुरू से ही लिख लो। आपने नोट कर रखा है? नहीं, वो कॉपी है या नहीं है? अच्छा उधर फोटो, चलो लिख लो। हाँ। नो, it is solar radiation part that is received by the earth surface and get heated, okay. 100 units of solar radiation coming from there, 51% only reach to the earth surface, only 51%, that makes any effect on the earth surface। क्या इफेक्ट डालेगा? टेम्परेचर हीट अप करेगा। तो 51% यूनिट ही अर्थ सरफेस को हीट अप करने के काम में आती हैं। रिमेनिंग 49% या तो एयर ने ऊपर रोक लिया या फिर रिटर्न चला गया, ठीक है। कितना देखो, 14 तो यहां रुका और बाकी कितना बच गया? 35%। 35% ऐसी यूनिट होती हैं इस 100 यूनिट का जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप नहीं करती, डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है। अभी मैं हीट बजट करवाऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा सब कुछ, कितना परसेंट कौन एब्जॉर्ब करता है और कहां से रिलीज होता है। अभी उसकी तरफ नहीं चल रही, अभी हम एटमॉस्फेयर को ही देख रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर का पहला लेयर जिसको नोट करना है कर लो भाई। आपने कर रखा है, आपके पास है वो नोट किया हुआ है? नहीं है, चलो ठीक है, कर लो, फिर भी कर लो। ट्रोपोस्फियर, द बेस लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फियर, द बेस लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर, ट्रोपोस्फियर सॉरी। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है। द बेस लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर, पृथ्वी वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है, बेस लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर। It has almost 75% mass of total available air on the earth. It has almost 75% mass of total available air on the earth. यहाँ
मतलब क्षोभ मंडल में यहां पृथ्वी पर उपलब्ध कुल वायु का, यहां पृथ्वी पर उपलब्ध कुल वायु का 75% द्रव्यमान होता है। वजन, वेट, वेट वजन मतलब टोटल हवा अगर 100 केजी है हमारी अर्थ पे, तो 75 केजी तो इधर ही है इसी लेयर में। तो आप समझ सकते हैं ऊपर कितनी कम एयर है। इस लेयर की हाइट मैंने आपको बताई थी कि इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर तक होती है, ओनली अप टू 18 किलोमीटर, और अगर पोल पे चले जाएं तो ओनली अप टू 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स, जो ध्रुव होते हैं ना 90 डिग्री वाला पोल। तो केवल 18 या 15 किलोमीटर हाइट तक 75% ऑफ द एयर टोटल का यहीं पर है। मीन्स ऊपर तो एयर है ही नहीं, बहुत थिन है, वेरी लो डेंसिटी ऑफ एयर है। एंड यू पीपल मे नो अबाउट दिस थिंग दैट the extension of atmosphere is up to 16,000 kilometers from the sea level। 16,000 किलोमीटर ऊपर तक हवा है और केवल 10-12 किलोमीटर ऊपर तक ही इसका 75% है। तो मतलब ऊपर कितनी थिन एयर है, बिल्कुल ही कम। इसीलिए तो वी फ्लाई द एरोप्लेन्स इन द सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फियर। उसका सबसे मेजर रीजन है द हाई डेंसिटी ऑफ एयर हियर। डिस्टर्बेंस ऑफ द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज मेजर कोज नहीं है उसका, कि हम सोचें भाई वेदर खराब होता है, यहां पर धूल उड़ती है, क्लाउड्स हो जाते हैं, रेन होती है। अरे भाई कितनी दिन रेन होती है, आप अगर देखना चाहोगे तो हमारे यहां पर कितने दिन रेन हो रही है, इधर ज्यादा होगा। इसीलिए तो मेन रीजन वही है, डेंसिटी ऑफ एयर है। एरोप्लेन को रन करने में एयर रेसिस्ट करेगा, तो कितना ज्यादा फ्यूल वहां पर जलेगा, उसका इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए सीधा फ्लाई करके यहां जाते हैं, फिर यहां रन करते हैं, क्योंकि वहां पर एयर बहुत कम हो जाती है, थिन एयर, तो स्पीड से रन करने में दिक्कत नहीं होती। और सेकंड, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है। डस्ट पार्टिकल्स हरास द बॉडी ऑफ एरोप्लेन। इतनी 1200 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जब वो चल रही हो, तो छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी उस पर स्क्रैच बना सकता है, तो वो उससे बच जाता है। उधर डस्ट पार्टिकल है ही नहीं बिल्कुल, तो वो भी एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। बैड वेदर कंडीशंस तो होती हैं, उस दिन तो फ्लाई ही नहीं कर पाती। अगर बहुत ज्यादा फोग हो गया तो कहाँ एरोप्लेन फ्लाई कर पाता, रोकना ही पड़ता है उसको। तो बैड वेदर कंडीशंस आर नॉट मेजर कोज why we fly the aeroplanes in the stratosphere. The main reason is less density of air and lackness of I mean dust particles. Dust particles नहीं है, वो एक मेजर कोज है। तो ये हुआ। और दूसरा, the temperature continuously decreases with the altitude in this layer। ये भी चाहे दोबारा नोट कर लो, वो दोनों वैल्यू भी लिखवा देता हूं मैं, नोट करवा देता हूं। the temperature continuously decreases with altitude। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ लगातार तापमान घटता है, लगातार तापमान घटता है। the temperature continuously decreases with the altitude in stratosphere, troposphere with the rate of with the rate of 6.5 degrees centigrade per kilometer, with the rate of 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ लगातार तापमान घटता है, और इसकी दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। This rate is also called normal lapse rate। नॉर्मल लैप्स रेट। इस दर को सामान्य ताप पतन दर भी कहा जाता है। इस दर को सामान्य ताप पतन दर भी कहा जाता है। सामान्य ताप पतन दर। और साथ ही साथ एनवायरमेंट है हमारा, यही एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी इसको कहता है। बहुत बार एग्जामिनेशंस में ऐसा भी पूछा गया कि व्हाट इज ELR।
इट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इसको पर्यावरणीय ह्रास दर भी कहा जाता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इसे पर्यावरणीय ह्रास दर भी कहा जाता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। अब यूपीएससी यहां से प्री के अंदर खासकर देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई सारे ट्रिक्स डाल सकता है हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, और हमारा क्वेश्चन जो है गलत करवाने के लिए। करवाना नहीं चाहती बट वो थोड़ा सा अच्छा समझना चाहती है हर एक स्टूडेंट को, कि जो एस्पिरेंट है उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए और समझ होनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा देखना, किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर समझ नहीं होगी हमें तो यूपीएससी गलत करवा देगा हमारा क्वेश्चन, वो फैक्चुअल नहीं चलता यूपीएससी कभी भी। अब यहाँ समझ वाली और अंडरस्टैंडिंग वाली क्या चीज़ है, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड होगी, इसमें जुड़ेगी, और वो क्या ऐड होगी कि अगर मॉइस्ट एयर है, अगर उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एयर में, तो टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज विद दिस रेट, थोड़ा कम रेट से डिक्रीज होगा। एंड इफ द एयर इज कंप्लीटली ड्राई देन द टेम्परेचर विल डिक्रीज विद हायर रेट विद द ऑल्टीट्यूड। अब यहां पर ऐसा क्यों कि ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में, उसमें हवा में जो मॉइस्चर है ज्यादा है तो उतनी ठंडी नहीं हुई, और अगर ड्राई है, सूखी है, तो जल्दी ठंडी हो गई। एक ही किलोमीटर पे 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, 10 डिग्री कम हो जाएगा अगर बिल्कुल ड्राई एयर है तो। यहाँ 6.5 हो रहा है। और अगर मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एयर है, फुल ऑफ मॉइस्चर है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता, तो केवल 5 डिग्री ही कम होगा। कितना अंतर आ गया। और वो मैंने उस दिन बताया था क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट कंटेंट इन द मॉइस्चर। लेटेंट हीट, व्हाट आई टोल्ड यू, आई थिंक दैट डे बताया था उस दिन। लेटेंट हीट क्या होती है कि व्हेन वी हीट अप द वाटर टेम्परेचर विल नॉट रीच आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इससे हायर नहीं होगा कभी भी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर टेम्परेचर कभी भी रीड नहीं किया जाएगा बाय द थर्मामीटर, ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा वो। बट स्टिल वी आर गिविंग हीट दिस वाटर, अभी भी गर्म कर रहे हैं, but the temperature is not increasing of this water. Where this extra heat is going? Question here is this, कि extra heat जा कहाँ रही है? That extra heat is carried by the water vapor. जलवाष्प लेके भाग जाता है उस अतिरिक्त ऊष्मा को, वहां रहने नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर वेपर बनेगा तो उसके पास वाटर टेम्परेचर से एक्स्ट्रा हीट है। If water can hold extra heat, then water vapor will not become. वो बनेगा ही नहीं, वाटर वेपर नहीं बनेगा। अगर पानी रख लेगा भाप को तो भाप, वो आई मीन वाटर ही रख लेगा टेम्परेचर को, तो भाप बनने की जरूरत क्या है, भाप बनेगी नहीं। और अगर वाटर वेपर विदाउट रिलीजिंग दिस हीट कैन कन्वर्ट इन द वाटर ड्रॉपलेट्स, देन इट मीन्स वाटर इज होल्डिंग दैट एक्स्ट्रा हीट। अगर भाप बन गई, वापस पानी में कन्वर्ट हो गई, और उसने अगर उस हीट को छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब तो पानी के पास वो एक्स्ट्रा हीट अब है, लेकिन वाटर तो एक्स्ट्रा हीट रख ही नहीं सकता, पहले से ही पता है। तो बस यहाँ यही चीज है कि वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो दैट हैज टू रिलीज दैट एक्स्ट्रा हीट, उसको अतिरिक्त ऊष्मा छोड़नी पड़ेगी। एंड इफ द वाटर वेपर इज रिलीजिंग दैट एक्स्ट्रा हीट, हु विल रिसीव दैट हीट? एयर। तो अगर वाटर वेपर जलवाष्प हवा में बहुत सारा है तो वो जब जब ऊपर जाएगा ठंडा होगा, ठंडा होने पे वाटर में कन्वर्ट होगा, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स विल फॉल डाउन दैट एज ए रेन फॉर्म, बारिश के रूप में नीचे पानी गिरेगा, एंड द एक्स्ट्रा हीट ऑफ वाटर वेपर विल बी रिसीव्ड बाय द एयर, एंड एयर विल बिकम मोर वार्म, एंड टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज विद दैट रेट। भाई ऊपर जाकर तो डिक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर, तो घट रहा है कितना, 6.5, बट 6.5 नहीं डिक्रीज हुआ। क्यों? वो वाटर वेपर बहुत सारा था एयर के अंदर, पानी बहुत सारा था। अब वो पानी जो बना उसने टेम्परेचर छोड़ा वाटर वेपर ने, और वो एयर को मिल गया, अब एयर वापस गर्म हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि एयर में अगर मॉइस्चर है तो वो एयर 1 किलोमीटर हाइट पर 6.5 कम नहीं होगा टेम्परेचर उसका, वो 5 ही कम होगा, क्योंकि उस वाटर वेपर ने टेम्परेचर दे दिया एयर को। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। और ड्राई एयर होगी, बिल्कुल ही ड्राई एयर, तो उसको वहां हीट प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं, उसका टेम्परेचर लगातार डिक्रीज होगा, एंड अप टू 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर उसका डिक्रीज होगा, 10 डिग्री कम हो जाएगा ड्राई एयर का। तो ये मैंने 2 वर्ड्स भी आपको लिखवाए थे, शायद लिखा था, एक DALR और एक लिखवाया था
MALR, या फिर एक सेकेंड, मॉइस्ट नहीं होगा, हाँ मॉइस्ट ही कर दो, MALR, दो करवाया था मैंने आपको। DALR का मतलब है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और यह है मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक मतलब ऊपर जाते जाते। अरे सिंपल सी है। एडियाबेटिक, और एक होती है कैटाबेटिक, दो वर्ड होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं, ड्राई वाली को कहते हैं शुष्क रुद्धोष्म, काफी खतरनाक वाले वर्ड हैं। ताप पतन दर, और इसको कहते हैं आर्द्र, बाकी तो वर्ड वही है, यानी मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। दोनों अलग अलग हैं, कितनी है? ड्राई वाली है 10, ड्राई वाली ज्यादा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एवरी किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड, यानी प्रति किलोमीटर ऊंचाई पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। और मॉइस्ट वाला बिल्कुल ही इसका आधा हो जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एवरी किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। और आर्द्र वाला होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटेगा प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटेगा प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर। बाकी वेदर एक्टिविटीज सारी इधर ही होती हैं। ट्रोपोस्फियर में कितना एयर मास होता है इसमें मैंने आपको बता दिया। और जहां पर ये ट्रोपोस्फियर एंड करता है, वेयर दिस ट्रोपोस्फियर एंड्स, हाइट होगी इसकी ऑलमोस्ट 8 to 10 किलोमीटर यहाँ मान लीजिए, और 18 to 20 किलोमीटर यहाँ, मतलब 2 किलोमीटर का एक बफर जोन है या ट्रांजिशन जोन है, दैट इज बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक लेयर है 2 किलोमीटर का मोटा, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो वेयर इज ट्रोपोपॉज, अलग से ही नोट कर लो नीचे, ट्रोपोपॉज। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज। The transition zone between troposphere and stratosphere, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का ट्रांजिशन जोन का हिंदी क्या है? नहीं नहीं, ट्रांजिशन मतलब वो होता है ना, दोनों के जो फीचर होते हैं उसके अंदर बीच की सीमा ही मान लो, और क्या कहोगे, ऐसा ही है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा, ऐसे कर लो हिंदी वाले। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा मतलब दोनों लेयर्स के फीचर्स मिलेंगे इसमें। हाइट के साथ यहाँ टेम्परेचर ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले लेयर में टेम्परेचर अब इंक्रीज होने वाला विद द ऑल्टीट्यूड। इसमें बढ़ेगा तापमान, इसमें घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो अब दोनों के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो वहां पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। हाँ, संक्रमण क्षेत्र, बिल्कुल सही। ट्रांजिशन जोन का मतलब संक्रमण क्षेत्र, और संक्रमण का मतलब ही होता है दो चीजों का आपस में आगे एक दूसरे पे असर डाल देना, दैट इज कॉल्ड संक्रमण, ट्रांजिशन। तो टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस लेयर, कुछ नहीं होने वाला। और इसका ऑल्टीट्यूड कितना लिखा है आपने, मतलब आप कह सकते हैं कि 18 to 20, बिटवीन 18 and 20 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। अगर आपने मैप बना रखा, डायग्राम बना रखा, तो उस पर नोट कर लीजिए। एक चीज और कि कौन से बेस से हमने ट्रोपोस्फियर की हाइट को डिसाइड किया है? ओनली बाय द एटमॉस्फेरिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस। केवल यही है कि मौसम कहां तक है उसको हमने ट्रोपोस्फियर मान लिया? नहीं, एक और बेस, एक और आधार है कि हमने ट्रोपोस्फियर की ऑल्टीट्यूड कहां डिसाइड की है। व्हेनेवर द एयर हीट्स अप नियर द सरफेस,
दैट वांट टू एक्सपेंड एंड हैज टू गो अपवर्ड, ताकि वो आराम से एक्सपेंड कर जाए। तो जब जब वायु गर्म होती है, धरातल से फैलना चाहती है, ऊपर की तरफ भागती है। वो कहां तक ऊपर गई, बस वहीं तक हमने माना है ट्रोपोस्फियर को, सिंपल। अब कहां ज्यादा ऊपर जाएगी, इक्वेटर के पास ज्यादा जा सकती है या पोल के पास ज्यादा जा सकती है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। इक्वेटोरियल रीजन हैज मोर टेम्परेचर देन द पोलर रीजन, ऑब्वियसली। इसीलिए हमने इस ट्रोपोस्फियर की हाइट को 18 किलोमीटर रखा है ओवर द इक्वेटोरियल रीजन एंड ओनली अप टू 8 किलोमीटर्स इन द पोलर रीजन। तो ये भी हम कह सकते हैं। और सुनो सुनो, सबसे पहले तो ये लिखो कि दोनों ही सरफेसेस होते हैं। क्या ओरिजिन होता है? अरे वैसे तो सारी हाइट को जीरो हाइट अगर मानते हैं तो दैट इज सी लेवल। हाँ ऑब्वियसली, जीरो हाइट किसको मानते हैं आप? जीरो हाइट मानते हैं सी लेवल। व्हाट इज सी लेवल? ओके, पहले वही देख लो। मैंने बताया लास्ट क्लास में, नहीं सी लेवल के बारे में बात नहीं की हमने। देखो, अर्थ को अगर आप सच में देखेंगे, पानी को हटा देंगे ना आप अर्थ के ऊपर, तो अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। मान लीजिए एक बार के लिए गोला मान लो कि एक गोला है, बट हमारी अर्थ के ऊपर समवेयर वी सी हायर माउंटेन्स, समवेयर वी सी प्लेट्यूज, समवेयर वी सी प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, वेरी डीप डिप्रेशंस, अगेन माउंटेन, अगेन ए डीप डिप्रेशन, अगेन ए प्लेट्यू, देन माउंटेन, देन प्लेन एरिया बताया था ना, एंड देन अगेन ए डिप्रेशन। तो यहां पर भरा हुआ है पानी, मैंने कहा था आपको यहां पर भरा हुआ है पानी। अगर इसको हटा दोगे ना तो अर्थ हमारी बड़ी ही भद्दी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। मतलब जितनी ब्यूटीफुल आज दिखती है तो उससे ज्यादा गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे चारों तरफ। ऐसे लगेगा किसी ने घुसा मार के पिचका दिया है, यहाँ इधर से पिचका दिया, इधर से पिचका दिया, ऐसा लगेगा। और पैसिफिक ओशन तो बहुत बड़ा गड्ढा है, 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया जो अर्थ का है उसका तो पैसिफिक ओशन है। उसने सुंदर बना रखा है, कम से कम पानी एक कर्व में भरा हुआ तो है, नहीं तो वो एक डीप ट्रेंच है। कहते हैं कि अगर पैसिफिक ओशन का पानी खाली कर दिया जाए तो वहां पर पूरा मून जो है वो सेट हो जाएगा, तो हमारा चंद्रमा है ना वो पूरा सेट हो जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा है वो। और ऐसा लगता है कि वो इम्पैक्ट थ्योरी बोलते हैं उसको, कि अर्थ पे किसी बाहरी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट हुआ था जिससे इतना बड़ा हिस्सा उछल गया अर्थ का बाहर, एंड फॉर्मेशन ऑफ मून उसी तरीके से बताई जाती है। हाँ मून, मून चंद्रमा, हाँ 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 चंद्रमा की बात कर रहा हूँ मैं कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आया था किसी टाइम और अर्थ पे हिट किया, जिससे कि अर्थ का इतना टुकड़ा टूटकर उछल गया स्पेस में, और वो ग्रेविटेशन की वजह से रुक गया और वो अर्थ का ही चक्कर लगाने लग गया। दैट इज मून। क्योंकि मून का साइज ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कि पैसिफिक ओशन का डिप्रेशन है, सेम वही साइज है, उतना ही बड़ा है। तो ऐसा लगता है कि शायद वहीं से टूट के भागा हुआ है। तो ये इस तरीके से। अब ऑल्टीट्यूड आप देखोगे कहाँ से? सी लेवल से। आप यहाँ से देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से आप देखोगे तो फिर आपका जो ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट 9 किलोमीटर कम हो जाएगी, क्योंकि आप 9 किलोमीटर तो पहले ऊपर चले गए, अब 18 किलोमीटर ही है तो 9 ही किलोमीटर बच गया फिर तो। मीन्स हम ऑल्टीट्यूड हमेशा 0 किलोमीटर सी लेवल से ही मेजर करते हैं। हाँ जी, तो ये हुआ। अब यहां पर एक वर्ड लिखो, कन्वेक्शनल करंट्स। नोट किया था क्या लास्ट क्लास में? लिख लो फिर। संवहनीय धाराएं, संवहनीय धाराएं। whenever the air heats up by the earth surface, कर लो, नोट कर लो, जब धरातल से वायु गर्म होती है, whenever the air heats up by the earth surface, जब धरातल से वायु गर्म होती है, एयर wants to expand, वायु फैलना चाहती है, एयर wants to expand, वायु फैलना चाहती है। एंड दिस इज वाई, एंड that's why लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, that's why एयर हैज टू राइज अपवर्ड, और इसी कारण वायु को ऊपर की ओर जाना होता है, जाना पड़ता है, इसी कारण वायु को ऊपर की ओर जाना पड़ता है। दैट्स वाई
the air has to rise upward because of less density over there, क्योंकि वहां वायु का घनत्व कम होता है, बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी ओवर देयर, क्योंकि वहां वायु का घनत्व कम होता है। दिस अपवर्ड, आगे वाला सेंटेंस लिखो, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर फ्रॉम द सरफेस, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर फ्रॉम द सरफेस, धरातल से इस प्रकार गर्म वायु का ऊपर की ओर जाना, दिस upward movement of warm air from the surface is called convectional currents, is called convectional currents। धरातल से इस प्रकार गर्म वायु का ऊपर की ओर जाना संवहनीय धाराएं कहलाता है, संवहनीय धाराएं कहलाता है। आगे लिखो, The tropopause is at the altitude of, the tropopause is at the altitude of संवहनीय धाराओं की ऊपरी सीमा पर ही, the tropopause is at the altitude of upper limit of convectional currents, upper limit of convectional currents, at the altitude of upper limit of convectional currents। इन संवहनीय धाराओं की ऊपरी सीमा ही क्षोभ सीमा कहलाती है, इन संवहनीय धाराओं की ऊपरी सीमा ही क्षोभ सीमा कहलाती है। अब ये सेंटेंस भी लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो समझ में तो आ ही रहा है आपको कि द इक्वेटोरियल रीजन इज मोर हॉट देन द पोलर रीजन। विषुवतीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक गर्म होते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन is more warm या hot than the polar region। विषुवतीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक गर्म होते हैं, विषुवतीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक गर्म होते हैं। That's why the altitude the altitude of troposphere is up to 18 kilometers। That's why the altitude of troposphere is up to 18 kilometers over equator, up to 18 kilometers up to over equator। इसीलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है, और ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर। That's why the altitude of troposphere is up to 18 kilometers over equator। 18 किलोमीटर है, up to 18 किलोमीटर over the equator, and only 8 kilometers over the poles, only 8 kilometers over the poles। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है और ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर। तो अब सारी बातें जो हमने शुरू से लिखी हैं वो लिंक हो चुकी हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और बाकी अगर हमें मेंस में भी अगर कुछ आंसर लिखना होगी, ट्रोपोस्फियर, सिंपल सा वर्ड दे दिया उसने ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में हम सारे कंटेंट डाल सकते हैं जो अब तक हमने बात की है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा कुछ भी इसमें लेस नहीं बचेगा, कुछ भी बचेगा नहीं, मतलब
जो भी एग्जामिनर चाहता है एवरीथिंग इज देयर अबाउट द ट्रोपोस्फियर, इसके अलावा कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। हम्म, नहीं शुरुआत सेम नहीं है। हाँ नहीं वही है 8 to 50, 18 to 50। जब तक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज जो वेदर एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पर स्ट्रेटोस्फियर हो ही नहीं सकता। टिल दी ऑल्टीट्यूड कन्वेक्शनल करंट जा रही है, स्ट्रेटोस्फियर हो ही नहीं सकता, बिकॉज टेम्परेचर इज गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर एंड डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। बट इन दी स्ट्रेटोस्फियर एयर इज वेरी स्टैटिक, there is no wind movement in that layer. That's why the ozone is forming over there, and ozone is the main cause that because the temperature increasing continuously in that layer, ozone is holding the temperature that is coming from the sun side, तो उस रेडिएशन को होल्ड करता है। तो वो वहीं फॉर्म होगा जहाँ विंड में मूवमेंट नहीं है, एयर मूव नहीं कर रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं है, वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं है, वहीं पर ओजोन बन सकता है, इधर नहीं बनता है। ट्रोपोस्फियर में ओजोन नहीं बन सकता, इसलिए कहते हैं 15 to 50 किलोमीटर पे मिलता है ओजोन। तो क्या इक्वेटर पे 15 किलोमीटर पे है? नहीं नहीं, वो एवरेज बोल दिया, इधर 18 है उधर 8 किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर से ऑन एन एवरेज ओजोन मिलना शुरू हो जाएगी। तो 15 to 50 किलोमीटर बोला जाता है ओजोन के लिए। सेकंड लेयर, उसके बारे में लास्ट क्लास में नोट किया था हमने, सेकंड लेयर। चलो करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। इट इज स्ट्रेटोस्फियर कहां पर? 18 to 50 और 8 to 50, और दोनों एरियाज कौन से हैं? यहां पर आप इक्वेटोरियल रीजन मान लीजिए, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। छोटा सा डायग्राम बना दीजिए ताकि कोई सेंटेंस वगैरह नोट करना ही ना पड़े। आप कहेंगे दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, समझ जाएंगे। सी लेवल से आप 0 से सरफेस टू 18 जाएंगे तो फर्स्ट लेयर है, एंड द सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। and 90 degree means 90 degree north या south latitude, and it is polar region, pole area, ध्रुवीय क्षेत्र, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी सबसे पहली बात तो यही होगी कि टेम्परेचर इंक्रीजेज with the altitude on in this layer. The temperature increases with the altitude in this layer. इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, increases with the altitude in this layer with the rate of 5 degree centigrade per kilometer, with the rate of 5 degree centigrade per kilometer। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ऊंचाई के हिसाब से, प्रति किलोमीटर। टेम्परेचर को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ की बात करें, दिस ट्रोपोपोज, तो 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे हमें टेम्परेचर मिलता है लगभग -65 डिग्री सेंटीग्रेड, और 8 किलोमीटर, इसी डायग्राम में नोट कर सकते हो आप, और 8 पे मिलेगा -45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। मींस सरफेस पे जो भी टेम्परेचर है, हम जानते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ टेम्परेचर क्या है, जो भी है अलग अलग जगह अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। बट व्हेन वी रीच अप टू 8 किलोमीटर हाइट ओवर द पोल्स, द टेम्परेचर will be find there at -50 degree centigrade, and if we go at 18 kilometers altitude over the equator,
we find there that the temperature is minus 65 degree centigrade. 65 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में चला जाएगा. Now the temperature will increase with the altitude in stratosphere and temperature reaches 0 degree centigrade at 50 किलोमीटर हाइट. एक बार तो इसमें मेंशन कर दो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 50 किलोमीटर ऊंचाई पे जाते जाते तापमान हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 0 बढ़ा क्या, इंक्रीज हुआ क्या, माइनस से ना, माइनस 65, उससे अगर 0 हुआ है तो इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज हुआ है, 0 पहुंच गया. तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बन सकते हैं कि वेयर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद द ऑल्टीट्यूड. यानी ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहां जाकर होता है, तो आप कहिए समताप सीमा के पास, स्ट्रेटोपॉज इसको कहेंगे. भाई पॉज हो गया ना, खत्म हो गया, एंड हो गया लेयर. तो जहां एंड हो गया लेयर उसको क्या कहेंगे, पॉज हो गया, एंड. तो दिस एरिया इज स्ट्रेटोपॉज. मीन्स समताप सीमा, समताप सीमा, स्ट्रेटोपॉज, राइट. किसमें, दो एल्टीट्यूड. किसका गैप समझा आपने में से कोई समझा क्या पूछना चाह रही हैं? मतलब आप या तो शायद कुछ ऐसा पूछ रही हैं जो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसे एवं ही पूछ रहे हैं. तो चलो आप थोड़ा सिंपल करो, सिंपल करो. क्या क्या, पहले अपना क्वेश्चन को फॉर्म करो, आप पूछना क्या चाहते हो. क्वेश्चन नहीं, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो सब जगह का यूनिवर्सल बता दिया हमने, तो खत्म हो गया. आप कहीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो इधर नहीं है. हम ऑल्टीट्यूड बात कर रहे हैं, ऊंचाई. लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉट लैटिट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाइट, हाइट है अल्टीट्यूड, नॉट लैटिट्यूड. मैं समझ गया, आप लैटिट्यूड के बीच में चले गए. बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, मैं एल्टीट्यूड बोलता हूँ लैटिट्यूड समझ जाते हैं, और क्योंकि वही सुना हुआ होता है. अरे नहीं नहीं नहीं, लिखा हुआ नहीं होता है वो लैटिट्यूड ही लिखा होता है, सही है वो. लैटिट्यूड इज डिफरेंट थिंग. लैटिट्यूड्स आर लाइंस, आई विल टीच यू. लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं, दोज आर ड्रॉन हॉरिजेंटली ऑन. ओहो, वो तो 111 किलोमीटर होता है, एंड दैट वेरीज, आई विल एक्सप्लेन इट. 111 किलोमीटर होता है, और वो भी वेरी करता है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड सरफेस, अर्थ सरफेस. क्यों वेरी करता है बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, रुक जाओ, आएंगे इस टॉपिक के अंदर भी, वो अलग टॉपिक है, बताऊंगा. दीज आर लैटिट्यूड्स, बेसिकली दीज आर सर्कल्स ऑन द इमेजिनरी अर्थ. यानी जो ग्लोब है ना उस पर, अर्थ पे तो कहाँ ड्रॉ करेंगे हम, इतना बड़ा अर्थ. तो ये लैटिट्यूड होते हैं. हम लैटिट्यूड नहीं, हम ऑल्टीट्यूड की बात करें. अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई. वो एल्टीट्यूड है, इसको हाइट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या ये नहीं होगा, हाँ जो भी है. तो हाइट, और बेसिक वर्ड जो उसका होता है ज्योग्राफी के अंदर, वो एल्टीट्यूड लिखा जाता है, हाइट नहीं लिखते. हाइट इज डिफरेंट थिंग, अल्टीट्यूड ऊंचाई. और वैसे हिंदी में भी ऊंचाई गलत लिख रहे हैं, उसको कहते हैं तुंगता. तुंगता. तो दोनों ही वर्ड, मतलब बेसिक जो वर्ड हैं जो यू विल फाइंड इन द बुक्स, वो मिलेंगे आपको. हाइट नहीं मिलेगी, अल्टीट्यूड ही लिखा हुआ मिलेगा ज्योग्राफी बुक में. तुंगता लिखा हुआ मिलेगा, ऊंचाई बहुत कम. 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की बुक में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ. 11th 12th और ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर ऊंचाई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अगर अच्छी बुक होगी तो, क्योंकि प्रॉपर वर्ड्स यही हैं, और एग्जाम में वही लिखा हुआ आएगा, ऊंचाई लिखी हुई नहीं आएगी अगर वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आ जाएगी ऊंचाई, इतनी हाइट है, इतनी लेंथ है, इतनी वेड्थ है, हाँ ठीक है, वहाँ ठीक है, बट दिस इज तुंगता अल्टीट्यूड.
और मूवीज वगैरह में आपने सही से सुना नहीं है, नहीं तो वो भी यही कहते हैं कितने अल्टीट्यूड से जंप करना है, वो ये नहीं कहते कितनी हाइट से जंप करना है, नहीं नहीं नहीं, हाइट नहीं होती। पता नहीं कहाँ यूज कर लिया, किसने कर लिया। अब नॉर्मली हो सकता है किसी डायरेक्टर को भी ज्योग्राफी का वर्ड नहीं पता होगा ना प्रॉपर वो भी तो जरूरी है कि उसको एग्जैक्ट पता हो, ठीक है। नहीं तो प्रोफेशनलिस्ट जो लोग होते हैं वो अल्टीट्यूड यूज करते हैं, और मीटर के अंदर भी अल्टीट्यूड ही लिखा हुआ आता है। जो हाइट मीटर होता है ना, जिसको हम बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं, उसको अल्टीमीटर ही नाम होता है उसका, बेसिकली अल्टीमीटर ही होता है। तुंगता मापी यंत्र हिंदी में भी ऐसे लिखा होता है, अल्टीमीटर ही नाम होता है, हाइट मीटर नहीं होता उसका नाम। चलिए, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटोस्फीयर की, और स्ट्रेटोस्फीयर में हमने किया कि टेम्परेचर को किस रेट से और कहाँ जाकर कितना होगा, स्ट्रेटोपोज कहाँ पे, ये सब कुछ नोट कर लिया, रेट भी नोट कर लिया हमने। वेदर कंडीशंस आर वेरी क्लियर इन दिस लेयर, बहुत साफ मौसम होता है, नो डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरी प्लीजेंट कंडीशंस टू फ्लाई दी एरोप्लेन्स। बहुत सिंपल सी बात है, ये हम समझ चुके हैं, तो ये लिखने की वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, और हजारों बार एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो फ्यूचर में आ जाए ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब सबको ही पता है सारी चीज़ों के बारे में तो कौन पूछने वाला है, इतना आसान तो कोई नहीं पूछने वाला कि क्यों उड़ता है। हाँ, उसके पीछे की बात ये जरूर कर सकता है कि व्हाट इज द मेजर कोज बिहाइंड दिस दैट वी फ्लाई द एरोप्लेन्स इन स्ट्रेटोस्फियर। तो मेजर कोज इज नॉट द वेदर कंडीशंस, बड़ा कारण ये नहीं है कि मौसम की घटनाएं इधर होती हैं। द मेजर कोज वो दो अलग वाले हैं, लेस डेंसिटी ऑफ एयर ओवर देयर एंड द लेस डस्ट पार्टिकल्स, वो दो मेजर कोज हैं, ठीक है। तो वो याद रखना आप। बाकी स्ट्रेटोस्फीयर में आप लिखिए द ओजोन गैस इज अवेलेबल बिटवीन 15 and 50 kilometers, 15 and 50 kilometers altitude from the sea level। समुद्र तल से 15 और 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच, 15 और 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। दिस गैस ट्रैप्स अप टू 99%, दिस गैस ट्रैप्स अप टू 99% ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का, this gas traps up to 99% of ultraviolet radiation coming from the sun। यह गैस सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण का 99% तक शोक लेती है, अवशोषित कर लेती है, वो ज्यादा बेहतर होगा, अवशोषित कर लेती है। ट्रैप्स या एब्जॉर्ब्स 99%, सोचो ट्रैप कर लो, कोई बात नहीं, ट्रैप कर लेती है। ट्रैप इन द सेंस ओजोन फॉर्मेशन में ही यूज हो जाता है वो। सच बात तो ये है कि ओजोन गैस का फॉर्मेशन ही होता है अल्ट्रावायलेट रेज में, और ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है ओजोन गैस का कि वो उसको ट्रैप करे, रोके और कुछ उससे करना है उसको, नहीं। ऑक्सीजन से होता है ओजोन का फॉर्मेशन बेसिकली। ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू मोनो ऑक्सीजन and mono oxygen particles can bind with the make a bond with oxygen and become O3 in the presence of ultraviolet rays। तो बेसिकली काम ये होता है वहां पर। ओजोन O3 है, मोनो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट स्टॉप और ट्रैप these ultraviolet rays। This formation is the main cause of stopping or trapping that ultraviolet rays over there। तो 99% वहां पर ट्रैप करने का मतलब है इट इज वेरी बिग सपोर्ट फॉर द
लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सरफेस। नहीं तो हम डायरेक्टली सनलाइट के नीचे कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे, वॉक नहीं कर सकते थे, जा ही नहीं सकते थे। मतलब फिर रात्रिचर हो जाते, सारे उल्लू बन जाते, रात में ही चलना पड़ता हमें, रात में ही सारे काम करने पड़ते, दिन फिर सोने के लिए डिसाइड हो जाता भैया बाहर गए नहीं कि हमारी भुर्जी बनना तय है, तो बन जाएगी तो तवे पे डाल दिया वही काम होगा, स्किन बर्न हो जाएगा, तुरंत जल जाएगा। इतना भयंकर अल्ट्रावायलेट रेज, 1% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हमारी स्किन को डैमेज कर देता है। मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन लोशन, बहुत सारे लोग सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हैं तो ताकि स्किन को बचाया जा सके उस 1% अल्ट्रावायलेट। और बहुत ज़्यादा कोई और रेज नहीं है सन की जो हमें हार्म पहुंचाती हैं, वो अल्ट्रावायलेट, और उसमें भी यूवी प्रोटेक्शन ही लिखा हुआ आता है। जी हाँ, यूवी प्रोटेक्शन के लिए ही सनस्क्रीन लोशन यूज होता है, वो 1% के लिए। और ओजोन का इतना सारा जो हवा पूरी दुनिया में बना हुआ है, ये ओजोन डिप्लेट हो रही है, खराब हो रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्लोरीन गैस। लिख दो ये भी चाहो तो, ओजोन गैस, सॉरी क्लोरीन गैस, ओजोन नहीं, क्लोरीन गैस डायरेक्टली लिखो, इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ओजोन। ओजोन का सबसे बड़ा शत्रु क्लोरीन गैस है, ऐसे थोड़ा तीखा वाक्य लिखो, ओजोन इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ, सॉरी क्लोरीन इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ ओजोन। ओजोन का सबसे बड़ा शत्रु मतलब जो डिप्लेट करती है, खराब करती है, उसके कणों को तोड़ती है, अणुओं को, यानी ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन गैस, क्लोरीन। एंड द मेजर सोर्स ऑफ क्लोरीन गैस is chlorofluorocarbon cooling gas. The major source of chlorine gas in the atmosphere, the major source of chlorine gas in the atmosphere, वायुमंडल में मिलने वाली क्लोरीन गैस का सबसे बड़ा स्रोत, वायुमंडल में मिलने वाली ओजोन गैस का, क्लोरीन गैस का सबसे बड़ा स्रोत, the major source of chlorine gas in the atmosphere is क्लोरोफ्लोरोकार्बन कूलिंग गैस। वायुमंडल में मिलने वाली क्लोरीन गैस का सबसे बड़ा स्रोत क्लोरोफ्लोरोकार्बन शीतलक गैस है, शीतलक गैस है। बहुत सारी काम में ली हमने, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, सब जगह। बहुत कम, अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया इसको। और अब ओजोन वापस फॉर्म हो चुकी है जितनी बननी थी, और अब वो जो ओजोन होल वाला चक्कर था कि ओजोन में छिद्र हो गया साहब, एंटार्क्टिका के ऊपर कितना सारा हवा मचाएगा, वो सब बंद हो गया। बट स्टिल ये क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है जो जेट प्लेन्स होते हैं उसके इमिशन से, तो धुआं निकलता है ना जेट प्लेन्स का, उसमें भी क्लोरीन गैस रिलीज होती है, उससे भी ओजोन को नुकसान पहुंचता है। बट ठीक है, बहुत रिफाइंड फ्यूल यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स में, तो उतनी ज़्यादा वो क्लोरीन गैस नहीं निकलती है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो ये हुआ क्लोरीन। अल्टरनेटिव कूलिंग गैसेस, तो दो गैसेस का नाम हमें जरूर याद रखना है, अल्टरनेटिव कूलिंग गैसेस आर अरे कुछ वर्ड तो अचानक ही गायब हो जाते हैं हिंदी वाले। प्रतिस्थापी लिखो, या फिर ऐसे लिख दो नवीन शीतलक गैसें, वो ज्यादा बेहतर होगा। नवीन शीतलक गैसें, फ्रेयॉन R32 R22, नवीन शीतलक गैसें, नई शीतलक गैसें हैं फ्रेयॉन R32 R22, और इनमें से भी R32 को हाईलाइट कर देना। इट इज़ बीइंग यूज्ड मेजरली एट प्रेजेंट इन द एयर कंडीशनर्स कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे ज़्यादा R32 यूज़ होती है। और R32 गैस को आप देख सकते हैं जो एयर कंडीशनर्स के आउटसाइड यूनिट्स जो होते हैं, आउटडोर यूनिट्स, उनके ऊपर आप R32 बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख लेंगे आप। यहीं कई सारे एसी बाहर लटके हुए हैं, अगर वो विंडो एसी नहीं है, स्प्लिट एसी है, अंदर जो यूनिट लगता है बाहर वाले,
तो उस बाहर वाले यूनिट पे कई जगह आपको R32 बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिल जाएगा। वो R32 और कुछ नहीं, वो कूलिंग गैस है। काफ़ी अच्छा कंप्रेस्ड हो जाती है ये गैस एक तो, और कंप्रेशन और एक्सपेंशन ही एक गैस का जो होता है कूलिंग करने का तरीका होता है, वो आप फिजिक्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये अल्टरनेटिव जो है। अब ओजोन होल से रिलेटेड कोई खास हमें यहाँ पर चर्चा नहीं करनी, क्योंकि वो है ही नहीं है। वो एंटार्क्टिका के ऊपर बना था, और एंटार्क्टिका पे वो ओजोन होल फॉर्म होने का रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे क्लाउड्स क्लोरीन गैस के पहुँच गए थे उड़कर हवा के साथ, और पोलर रीजन में वैसे ही ओजोन कम है। क्यों कम है? क्योंकि सन की लाइट ही कम आती है। सन लाइट कम आएगी तो अल्ट्रावायलेट भी कम आएंगी तो ओजोन का फॉर्मेशन ही कम होगा। अब अगर पहले से ही ऑलरेडी कोई चीज़ कम है और उसको आप डिप्लेट करने में लग गए, ख़राब करने में लग गए, तो एंड ही हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी वहाँ से। फिर वो सोलर रेडिएशन आएगा, जो भी अल्ट्रावायलेट आ रही हैं। तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट जा रहे थे, टूरिस्ट वगैरह जा रहे थे, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि सनलाइट आ तो थोड़ी सी रही है, उससे भी सनबर्न हो रहा है, स्किन को डिजीज हो रही है, ख़राब हो रही है। तो पता चला वहाँ तो ओजोन ही नहीं है, ख़त्म हो ली पूरी। फिर बाद में वहाँ जितने भी जेट प्लेन्स जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, उनके इमिशन सिस्टम के अंदर ही ऐसी चीज़ लगाई गई ताकि ओजोन को रोका जा, वो क्लोरीन को रोका जा सके, बाहर रिलीज ना हो। जैसे आजकल आने लग गया, जैसे अभी टर्बो चार्ज्ड एक इंजन आने लग गए थे थोड़े दिनों पहले तक, टर्बो चार्ज्ड। तो उसमें क्या हुआ, फ्यूल जो कि कुछ मात्रा जो होती है वो हमारा जो धुआं एग्जॉस्ट पाइप होता है उसमें से निकल जाती है, मतलब जो यूज़ नहीं होता अच्छे से पूरे तरीके से वो निकल जाती है, उसको रीयूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ से वापस उसको कलेक्ट किया जाता है इमिशन के अंदर से, इंजन में से निकला और वहीं पर एक सिस्टम और लगा दिया जिसमें अगर फ्यूल के पार्टिकल्स हैं तो वो वापस लेके इंजन तक पहुँचा देता है वो। तो कितना बढ़िया सिस्टम आ गया उससे। उसी से अचानक से जो इकोनॉमी है व्हीकल्स की, पर किलोमीटर कितना, पर लीटर कितना किलोमीटर चलेगा, वो बूस्ट अप हो गया था अचानक से। आज से 10 साल पहले की बात है, उससे पहले ये टर्बो चार्ज इंजन नहीं आया करते, 10-15 साल के आसपास की बात होगी। तो तब हमारे व्हीकल्स इकोनॉमी देते थे, नॉर्मली जो चलते थे जीप वगैरह जो चलती थी महिंद्रा वाली, और ये 5-7 किलोमीटर पर 5-7 जो किलोमीटर होता है, 5-7 किलोमीटर पर लीटर चलती थी। अब अचानक से व्हीकल्स 20-24-30 किलोमीटर पर लीटर चलने लग गए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत शानदार हो गई, ठीक है, मतलब अच्छे से यूज करने लग गए इंजन। पहले ऐसे रो इंजन होते थे, डीजल गिर रहा है और आप धमाके के साथ चल रहा है व्हीकल, चलो जी, सस्ता भी खूब था। मुझे याद है अच्छे से ट्रैक्टर हुआ करते थे गाँव में 2-2, और जो दादा वगैरह डीजल लेके आते थे वो ट्रैक्टर के ट्रॉली में रख के लाते थे, और 4-4 5-5 जो फुल साइड टैंक नहीं होते थे, इतने बड़े टैंक, 100 लीटर के या 200 लीटर के टैंक होते थे, वो भरवा के लाते थे। अब कोई सोचेगा कि 300 लीटर में डीजल ले आऊँ? पॉकेट ढीली हो जाएगी। 300-400 लीटर डीजल भरवाने की कोशिश करेगा कार के लिए, अब उसके लिए 100 रुपये लीटर, और अभी तो खबर आ रही है कि 10 रुपये लीटर फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्शंस कंप्लीट हो गए ना। तो अब क्या जरूरत है जनता को कुछ भी देने की? हो ही रहा है, अभी 10 रुपये बढ़ने वाला है, कल या परसों में बढ़ने वाला है। अभी मुझे दोपहर में ही घर से फ़ोन आया, पिताजी क्या कह रहे थे कि आते वक्त कार में ना फुल करवा के ले आना टैंक दिल्ली से, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो मैंने क्या हुआ? बोले बढ़ेगा तो श्योर है। मतलब एक टैंक से क्या हो जाएगा? कितना बचा लेंगे? बोले फिर भी, मतलब एक साइकोलॉजी बन चुकी है इंडिया के अंदर, यार रेट बढ़ने वाले, लो लो टैंक तो फुल करवाई लो, 10 रुपये बचा लेते हैं। और वो 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये एक सेकंड में कहीं भी खर्च कर देते हैं। मतलब उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस चीज़ पे जिसपे बचाया जा सकता है और जो शो होता है वो उस पर जरूर काम करेंगे। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार हम घर में बैठे होते हैं और 500-700 रुपये का ऑर्डर कर देते हैं, कुछ भी, आप पिज़्ज़ा मंगवा लो जी, आज तो खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। जबकि घर का 5 लोगों का खाना, अगर उसमें यकीन मानो, अगर घर पे बनाया जाए, कितना ही लजीज खाना बना लो, वो 200-300 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं होता। कितना भी कुछ भी पनीर वाला बना लो, कुछ भी बना लो, चाहे महंगे से महंगा, वो 200-300 रुपये में 5 लोग या 6 लोग खा लेंगे। उससे ज़्यादा कुछ भी, ना गैस खर्च हो रही है, ना मसाले, ना कुछ भी खर्च नहीं होगा। और अगर आपने 5 लोगों का बाहर से खाना मंगाया है, 1000-1500 रुपये का आएगा कम से कम। तो आप समझ सकते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन ध्यान इस पे दिया जाएगा कि डीजल का टैंक एक भरवाने में 10 रुपये लीटर बढ़ेगा, तो साहब 40 लीटर का 400 रुपये बच जाएंगे। क्या किया जाए? ठीक है, मैंने कहा भरवा लाऊंगा, बस सेटिस्फेक्शन, जस्ट सेटिस्फेक्शन, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, थर्ड लेयर ऑफ एटमोसफियर इज मेसोस्फियर।
मध्य मंडल। मेसोस्फीयर, मध्य मंडल जो लेयर है उसका अगर आप ऑल्टीट्यूड देखना चाहेंगे, ऊंचाई देखना चाहेंगे, तो वो हमें मिलेगी अप टू फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर्स, 50 to 80 kilometers, between 15 and 80 kilometers, right sentence, between 15 and 80 kilometers from the sea level, समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर के बीच, समुद्र तल से 50 और 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मध्यमंडल मिलेगा। एंड बहुत ज़्यादा वो तो नहीं होता, लेकिन दो इसके बारे में अच्छे फैक्ट्स हैं। दोज आर द टेम्परेचर डिक्रीजेज रैपिडली विद ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर। The temperature decreases rapidly, इस परत में ऊंचाई के साथ तीव्रता से तापमान घटता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तीव्रता से तापमान घटता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज रैपिडली इस लेयर विद ऑल्टीट्यूड। बहुत तेजी से, मतलब रेट वगैरह का तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, किस रेट से डिक्रीज होता है, बट यू कैन सी यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। 50 किलोमीटर हाइट पे अभी मैंने बताया 0 है। एंड इफ वी सी एट 80 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड, द टेम्परेचर वी विल फाइंड देयर इज -80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। सी -85, 80 कितना किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर में कितना डिक्रीज हुआ, 80 किलोमीटर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 को 80 से डिक्रीज करेंगे तो पर किलोमीटर कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, लगभग 3 के आसपास। 3, तो 3 के आसपास डिक्रीज हो रहा है, जबरदस्त तरीके से डिक्रीज होकर कहां पहुंच जाता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड इज द मेसोपोज। 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड इज नोन एज मेसोपोज। 80 किलोमीटर ऊंचाई पर मध्य मंडल सीमा है या मध्य सीमा है, मध्य सीमा है। मेसोपोज इज एट 80 किलोमीटर हाइट, या 80 किलोमीटर हाइट इज नोन एज ऑल्टीट्यूड इज नॉट नोन एज मेसोपोज। 80 किलोमीटर ऊंचाई को मध्य सीमा कहा जाता है। हियर वी फाइंड द कूलेस्ट एयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हियर वी फाइंड द कूलेस्ट एयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर वायुमंडल की शीतलतम वायु प्राप्त होती है। Here we find the coolest air of atmosphere। यहाँ वायुमंडल की शीतलतम वायु प्राप्त होती है। शीतलतम वायु, वही टेम्परेचर तो हमने नोट कर लिया। पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ठंडी एयर कहाँ मिलेगी, ये वाला वर्ड याद रखना, मध्य मंडल सीमा। 80 किलोमीटर सबसे ठंडी एयर, इससे ज़्यादा ठंडा कहीं नहीं होगी एयर। The small particles, हाँ, small rock particles are continuously falling from the space। अंतरिक्ष से चट्टान के छोटे टुकड़े लगातार गिरते रहते हैं। Small particles, rock particles are falling from the space continuously, या continuously falling from the space। चट्टान के छोटे टुकड़े अंतरिक्ष से लगातार गिरते रहते हैं। Those are called meteors, जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं। Those are called meteors, जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं। These meteors heat up in the ionosphere, heat up in the ionosphere and burn out in mesosphere। Heat up in the ionosphere and burn out in mesosphere। ये उल्का पिंड
आयन मंडल में अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, आयन मंडल में अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। आयन मंडल में अत्यधिक गर्म होते हैं और मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेसोस्फीयर, हाँ, बर्न आउट इन मेसोस्फीयर। वहीं पर बर्न आउट हो जाने चाहिए थे, गर्म तो उधर ही हुआ है, बट ब्लैकनेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वहां पर उसको परमिशन नहीं देता है जलने का, मतलब हीटअप हो जाता है, जो फायर होती है, आग, वो वहां पॉसिबल नहीं है। तो इधर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो वो फायर को कैच कर लेता है तुरंत। एंड falling while burning and we see in the nights some star is falling star, shooting star, वो और कुछ नहीं, वही छोटा सा रॉक पार्टिकल है। these are also known as shooting stars in the night sky, these are also known as shooting stars of night sky। उल्का पिंडों को रात्रि आसमान में टूटता तारा भी कहा जाता है। These are also known as shooting stars of night sky। रात्रि आसमान में उल्का पिंडों को टूटता तारा भी कहा जाता है, राइट। फॉलिंग स्टार, शूटिंग स्टार्स। और कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट लेयर इज आयोनोस्फियर। स्टिल वी हैव टाइम। तो 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, एंड वी कैन से द लास्ट इंपॉर्टेंट लेयर अप टू 640 किलोमीटर्स। 640 किलोमीटर के बारे में आप लिख सकते हैं। 640 किलोमीटर्स between 80 and 640 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से 80 और 640 किलोमीटर ऊंचाई के बीच, 80 और 640 किलोमीटर ऊंचाई के बीच, 80 एंड 640 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड, वहां पर हमें मिलेगा आयोनोस्फियर। आयन मंडल, और आयन मंडल को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, थर्मोस्फियर। मीन्स ताप मंडल। आयोनोस्फियर या थर्मोस्फियर क्यों? बिकॉज दिस लेयर हैज चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड एयर पार्टिकल्स। तो इस परत में एक तो वायुमंडल, वायु के कण आयनीकृत होते हैं। दिस लेयर हैज चार्ज्ड एयर पार्टिकल्स। इस परत में वायु के कण आवेशित होते हैं, आवेशित होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, आवेशित। These charged particles of air, वायु के ये आवेशित कण, वायु के ये आवेशित कण, these charged particles of air heats up या heat up very rapidly, heat up very rapidly if something is falling through this layer, if something या some object is falling through this layer। वायु के ये आवेशित कण बहुत तेजी से गर्म होते हैं, बहुत तेजी से गर्म होते हैं जब, बहुत तेजी से गर्म होते हैं जब कोई वस्तु इस परत से नीचे गिरती है, इस परत से होकर नीचे गिरती है।
बहुत तेज़ी से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कई बार तो हो जाता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक. समटाइम्स द टेम्परेचर रीचेज अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड इन आयोनोस्फियर. कई बार आयन मंडल का तापमान बढ़कर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है. समटाइम्स द टेम्परेचर reaches up to 1400 degree centigrade of ionosphere. कई बार आयन मंडल का तापमान बढ़कर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है. एंड दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्फियर, और इसीलिए इसे ताप मंडल भी कहा जाता है. दैट्स वाई द लेयर इज कॉल्ड थर्मोस्फियर, इसीलिए इसको ताप मंडल भी कहा जाता है. देखिए, नीचे से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, तो उसको ये एयर पार्टिकल्स उतना गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आप हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन विल बी वेरी लेस, बहुत ही कम होगा घर्षण. बट इफ समथिंग इज फॉलिंग डाउन, देन यू आर कमिंग इनटू द हायर डेंसिटी एयर फ्रॉम द लोअर डेंसिटी, तो पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा हैं. अब हाई पार्टिकल्स के अंदर आप आओगे तो फ्रिक्शन और टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, और वो तेज़ी से गर्म हो जाता है. तो इसीलिए वो पार्टिकल्स यहाँ गर्म होते हैं, ये एयर, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलती है वो फायर को कैच कर लेते हैं, एंड फॉलिंग वाइल बर्निंग, जो जलते हुए नीचे गिरते हैं और हमें दिखते हैं जैसे कोई तारा टूट के गिर रहा है. दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग थ्रू आउट 24 आवर्स, 24 घंटे लगातार हो रहा है. बट ओनली वी कैन सी इन द एट द नाइट टाइम, बिकॉज दिस टाइम द सनलाइट इज वेरी हाई. तो बहुत तेज सूर्य का प्रकाश होने की वजह से इस वक्त हमें दिखाई नहीं देता, नाइट्स के अंदर ही केवल वो दिखाई देता है. तो ये हुआ आयोनोस्फीयर का. आयोनोस्फीयर हमारे लिए एक हेल्प भी करता है, और वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है. लिखो, हाँ. आयोनोस्फीयर कैन रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स back to the earth surface. Ionosphere can reflect the radio waves transmitted from the earth to reflect back to the earth surface. Can reflect the radio waves back to the earth surface, ऐसा ही लिख दो डायरेक्टली. आयन मंडल रेडियो तरंगों को, आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी धरातल की ओर पुनः परावर्तित कर सकता है. आयोनोस्फीयर कैन रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस, एंड इट हेल्प्स अस टू मेक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. और यह लंबी दूरी संचार में हमारी सहायता करता है. एंड इट हेल्प्स अस टू मेक long distance communication, and it helps us to make long distance communication, और यह लंबी दूरी संचार में हमारी सहायता करता है, लंबी दूरी संचार में हमारी सहायता करता है. तो ये एक बेनिफिट होता है हमारे लिए. स्टिल वी हैव 10 मिनट्स, बट फिर भी सिलेबस पूरा बताया हुआ है, लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने. अच्छा, चलो अच्छा ठीक है, हम सिलेबस पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर. आज तो अभी मीटिंग है नहीं, 9 ही मिनट बचा है. पूरा डिटेल से देखेंगे सिलेबस को, मैं पूरा चार्ट ही आपको दे भी दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसमें कौन से पेपर में कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी और प्री के अंदर भी, दोनों का डिस्कस करेंगे. लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में, काफ़ी लंबे टाइम बाद में मीटिंग हुई, क्योंकि एक तो क्लासेस शायद बंद भी हो गए थे बीच में, और मैं भी अभी वापस आना शुरू हुआ हूँ, नहीं तो मेरी भी सारी क्लास ऑनलाइन ही चल रही थी इस दौरान. तो अब फ्रिक्वेंटली आऊँगा मैं, ऑलमोस्ट वीक में 2 या 3 दिन तो अपनी क्लास करने की कोशिश करेंगे हम. आपकी 2 क्लासेस होती हैं क्या एवरीडे, या एक? कितनी देर तक पढ़ते हैं? कितने बजे आते हो सुबह? अच्छा, 2, कितना, 1.5 घंटे की? अच्छा, नहीं तो ज़्यादा होती है. चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, पढ़ो.
और मैं नेक्स्ट क्लास लेता हूँ तो थोड़ा सा लंबा लेते हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, 3 आवर्स क्लास लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि अभी 1.5 घंटे में कुछ होता नहीं है। ये तो खैर टॉपिक ऐसे ही था, मैंने स्टार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, पहले सिलेबस ही देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। प्री का सिलेबस थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे और मेंस का अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि दोनों में जो मटेरियल है वो अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी के, वो सारे करंट अफेयर रिलेटेड बनते हैं, बहुत सारे करंट अफेयर रिलेटेड बनते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आ, वो भी कवर करेंगे सब कुछ, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि क्या क्वेश्चंस पिछले 2 4 5 साल में आए हैं मेंस के अंदर, खासकर प्री में तो। 2022 मई, हाँ हाँ, हो जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप जिस तरीके से 4 5 घंटे की क्लास की उम्मीद रख रहे हैं यहाँ पर, तीन ज्योग्राफी का तो हो ही जाएगा मतलब। अच्छा ज्योग्राफी का, हाँ क्यों नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का हो रहा है। क्लासेस अगर मैं आर्ट्स में बताऊं तो आपको ज्योग्राफी का कम से कम 60+ आवर्स की होगी प्री की क्लासेस, 60 आवर्स की। तो अगर हम 3 3 घंटे की क्लास करूं मैं जिस दिन आऊं, और वीक में अगर 3 दिन क्लास करते हैं तो 9 आवर्स क्लास पर वीक बन जाएगी अपनी। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वीक्स में होगा। तो 9 आवर्स होगा तो 4 वीक्स इन मंथ, तो 36 यानी 2 महीने में भी हो सकता है अपना, अगर ऐसा मैं रेशो रखूं कि 3 आवर्स क्लास हो और वीक में 3 डेज क्लास करें तो 2 महीने में हो जाएगा, 60 70 आवर्स मैक्सिमम। प्री को अगर बढ़िया से तरीके से देखें, और मैं तो प्री नहीं, मैं ऑलमोस्ट मिक्स लेके चल रहा हूँ, लग रहा है ना आपको। तो हम क्वेश्चंस को फॉर्म करते हुए चलेंगे कि प्री का फैक्ट्स हमें मिलता रहे, कॉन्सेप्ट मिलता रहे, और अगर मेंस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम अटेम्प्ट कर सकें, ताकि फिर से मेंस का चक्कर में ना पड़े बहुत ज़्यादा।